अभी तक हमने दो मोटिव देख लिए, ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव, है ना। कीन्स की थ्योरी जो कि हमेशा ही तुम्हें परेशान करती हुई आई होगी, नेशनल इनकम में भी पढ़ा कीन्स के बारे में, यहाँ भी पढ़ रहे हो। यहाँ तुमने एक बात नोटिस किया होगा, फिशर की थ्योरी इतने से में निपट गई हैं, कैम्ब्रिज थ्योरी भी छोटे से में निपटा दिया। लेकिन जैसे ही कीन्स ने अपनी थ्योरी देनी शुरू करी, ये लंबा खींचता ही चला गया। ऐसा लगता है कि ये वो बैक बेंचर है जिसको पेपर में बैठा हुआ था, क्वेश्चन दे दिया, अब क्वेश्चन तो उसे आता ही नहीं था। और ये बात तुमने देखा ही होगा, तुमने खुद फील किया होगा, जब तुम्हें कोई आंसर नहीं आता उसी को तुम ज़्यादा लिखते हो, है ना। जो आता है वो तो थोड़ा सा ही लिखा है, और जो नहीं आता उसको जानबूझ के 2 पेज का लिखते हो। कीन्स भी ऐसा ही निकला है। खैर उसे तो आता था, कीन्स के बारे में नहीं बोल सकते कि उसे नहीं आता, उसने तो नाक में दम कर रखा है कई इकोनॉमिक्स के बच्चों को। देखा, तो कीन्स की थ्योरी में तीसरी थ्योरी पर बढ़ेंगे। अटकने लग गया। ये है, रुक रुक के चल रहा है। चलो देखते हैं। तो कीन्स की थ्योरी में तीसरा हैशटैग लगाएंगे, स्पेकुलेटिव मोटिव। कीन्स ने अपनी तीसरी थ्योरी दी, स्पेकुलेटिव मोटिव। कीन्स के अकॉर्डिंग आप मनी की डिमांड करना चाह रहे हो, तो 2 कारण हमने पता कर लिए, तीसरा कारण है स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव वर्ड का मतलब जानते हो? स्पेकुलेटिव ये जो वर्ड है इसका, ये बना है स्पेकुलेशन से, स्पेकुलेशन। और स्पेकुलेशन का मतलब भूल गए? सट्टाबाजी। स्टिपुलेशन, स्पेकुलेशन और स्टिपुलेशन अलग है। स्पेकुलेशन का मतलब कि हम एक सोच के चलते हैं कि हमें फ्यूचर में एक मुनाफा हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में शायद पढ़ा होगा स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। यहाँ जो हम लोग यहाँ मीनिंग देखने जा रहे हैं, यहाँ पर इसका सट्टेबाजी, वैसे वो एकदम वो वाला सट्टा नहीं कि घोड़े पे पैसा लगा दिया हैं, रमी में पैसा लगा दिया, यहाँ वो सट्टेबाजी की बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ हम लगा रहे हैं कि एक अंदाज़ा हमें लग जाता है, एक अंदाज़ा लग जाएगा कि फ्यूचर में किसी चीज़ में पैसा बढ़ जाएगा, तो उसके लिए पहले से ही तैयारी करके रखें। जैसे प्रॉपर्टी मान लो, है ना, प्रॉपर्टी, तुम्हारा घर है कहीं पर, एक अच्छा घर बना रखा है तुमने अपना, घर के बगल वाली ज़मीन खाली पड़ी हुई है पूरी, अब तक तुम्हारा मन नहीं था उसे परचेज़ करने का, कोई मतलब कुछ प्लान ही नहीं था। लेकिन सडनली तुम्हें कहीं से एक न्यूज़ मिली कि घर से 100 मीटर दूरी पर मेट्रो स्टेशन बनने वाला है, हैं? अब तुम झटपट तुम इसे खरीदोगे कि नहीं? खरीदोगे ही,
क्यों खरीदोगे? बिल्कुल। अगर अभी ये प्रॉपर्टी 10 लाख की मिल रही है, तो जैसे ही मेट्रो स्टेशन का काम शुरू होगा ये तुरंत पहुंच जाएगा 50 लाख पे। बन के तैयार हो जाएगा तो मे बी ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ की हो जाएगी, है ना। थोड़ा पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, इस मेट्रो स्टेशन की पॉपुलैरिटी बढ़ गई तो यही 1 करोड़ इंक्रीज़ होके लगभग 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ तक पहुंच जाएगा। और ये इतना कितने दिन में होगा? ज़्यादा ज़्यादा 4 साल में हो जाएगा, हैं। 4 साल में 10 लाख वाला कहाँ पहुंच जाएगा? 5 करोड़ पे पहुंच जाएगा। तो अभी अगर मुझे पता चला कि मेट्रो स्टेशन बनने वाला है तो मेरे पास अगर 10 लाख रुपया जेब में रखा होगा तो मैं इसको तुरंत एक्वायर करूँगा, और जब इसका रेट बढ़ जाएगा तब इसे बेचूँगा, खूब पैसा कमाऊँगा। होता है? क्लियर हो रही है बात? ये तभी पॉसिबल है ना जब कुछ मनी होल्ड करके रखा होगा। किस पर्पस से? स्पेकुलेटिव पर्पस से, स्पेकुलेटिव मोटिव से, तभी तो ये पॉसिबल है। अगर तुमने स्पेकुलेटिव मोटिव नहीं बना रखा होगा अपना, तो वही प्रॉपर्टी तुम्हारी आंखों के सामने कोई और एक्वायर करके लेके चला जाएगा, तुम देखते रह जाओगे। तुम सोचोगे काश मैंने पैसे रखे होते। होता है ना ये चीज़? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? चलो, तो इसके बारे में लिखेंगे। द स्पेकुलेटिव मोटिव reflects people's desire to hold cash in order to be equipped to exploit any attractive investment opportunity requiring cash expenditure। ठीक है? तो स्पेकुलेटिव मोटिव क्या है? लोगों की डिज़ायरनेस, पीपल्स डिज़ायर, लोग इच्छा करते हैं, टू होल्ड कैश इन ऑर्डर टू इक्विप्ड। इक्विप्ड का मतलब एक्वायर करना, मौके का फ़ायदा उठाना। काफ़ी लोग आसपास में होंगे ना तुम्हारे जो तुरंत मौके पे छक्का मार देते हैं। हम सोच रहे होते हैं और वो छक्का मार चुके होते हैं। वो यही लोग होते हैं। टू एक्सप्लॉइट एनी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट, कोई भी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे शेयर्स हैं। शेयर्स का भी तो यही हाल है। कोई कंपनी किसी कारणवश उसके शेयर्स डाउन हुए, कुछ देर के लिए ही हुए हों, अब बाद में बढ़ेंगे, वो अंदाज़ा लग चुका है कि ये बढ़ेंगे, अभी कुछ देर के लिए गिरे हैं, बस तुरंत झपट्टा मार लेते हैं ना। वही लोग झपट्टा मारते हैं जिनके पास स्पेकुलेटिव मोटिव वाला फंड रखा होता है। बाकी दूसरे लोग तो अरेंजमेंट करने लग जाते हैं, दूसरों को फ़ोन करते हैं, भाई कुछ 2-4 हज़ार रुपये उधार दे दे, इधर कुछ उधार दे दो,
अभी ये लोग उधार मांग रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, इतने में अपॉर्चुनिटी आई और चली गई, राइट। रिक्वायरिंग कैश एक्सपेंडिचर, ये वही जहाँ पर कैश एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है। अभी देखोगे रिसेंटली, ज़्यादा नहीं, यही कोई 2 साल पहले की ही बात बता रहा हूँ, जेवर एयरपोर्ट जो बनना है, पता है ना, तैयार काम चल रहा है वहाँ। वहीं फिल्म सिटी भी बन रही है, एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी, मुंबई से उठ के यहाँ आ रही है। अब वहाँ की जो प्रॉपर्टी आज की तारीख में और 2 साल पहले की तारीख में बहुत फ़र्क हो गया है। 2 साल पहले जिनके पास पैसा था, फंडिंग थी, उन्होंने अच्छा खासा प्रॉपर्टी ले लिया, किसी ने 1 बीघा, किसी ने 2 बीघा खरीद के रख लिए। और रेट क्या लिया, गज के हिसाब से लिया है, तो 10,000 12,000 रुपये गज के हिसाब से खरीद लिए। आज 2 साल बाद वो 25,000 पर पहुँच गया, डबल से भी ज़्यादा 2 साल के अंदर। अभी जबकि काम बन के तैयार भी नहीं हुआ है वो पूरा, एयरपोर्ट ही नहीं बना, फिल्म सिटी तो दूर की बात है, लेकिन हाँ बनेगा, ड्रीम प्रोजेक्ट है तो बनेगा ही बनेगा। और जैसे ही एयरपोर्ट बन के तैयार हो जाएगा, फिल्म सिटी का काम शुरू हो जाएगा, उसके बाद वही जो 10,000 था 80-90 हज़ार तक पहुँच जाएगा, 1 लाख रुपए गज पे ही पहुँच जाएगा। तो जिसके पास पैसा था उसने तुरंत एक्वायर किया, हम लोगों के पास पैसा नहीं था, हम लोग देखते रह गए। देखो ये सामने ये लिखा हुआ है ना फिल्म सिटी, ये वही प्रोजेक्ट है जिसको ये यहाँ पर ऑफिस खोल के यहाँ से पकड़ के लेकर जा रहे हैं और वहाँ दिखा रहे हैं और बेच रहे हैं, उसी फिल्म सिटी के ही प्रोजेक्ट को बेच रहे हैं ये। सीए बन जाना, तो इस पे बहुत फोकस करना, जितना इस पे फोकस कर लोगे उतना तुम्हारे अपने आगे की पीढ़ियों के लिए तुम सिक्योर करते चले जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ें। कीन्स ये बात मान के चलता है, assumed that expected returns on bonds are of 2 types। भाई जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर कुछ रिटर्न की उम्मीद करेंगे ना। कोई भी हम अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रिटर्न तो उस पर उम्मीद करेंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पर बॉन्ड्स की बात हो रही है। इन्वेस्टमेंट कहाँ करने जा रहे हैं? हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं बॉन्ड्स पे। और ये बात किसने बोली है? कीन्स ने ही बोली है, कुछ अपनी तरफ से यहाँ मनगढ़ंत बातें नहीं चल रही हैं। तो कीन्स ने इन्वेस्टमेंट के लिए बॉन्ड्स इस्तेमाल करे हैं। अब बॉन्ड्स क्या होते हैं? उधार लेती है, जैसे डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर भी तो बॉन्ड है। वो एक पेपर पे लिख दिया होता है ना कि कंपनी ने इस पर्सन से इतने डिबेंचर बेच के पैसे लिए हैं और इसका मतलब इतना उधार हो गया और इतने % का ब्याज चल रहा है। वही जो पेपर है, वो पेपर जिस कागज़ पे जिस सर्टिफिकेट पे लिखा है वो बॉन्ड कहलाएगा। बॉन्ड पेपर बोलते हैं, सुना होगा आसपास में भी बॉन्ड पेपर। इंश्योरेंस प्रीमियम ख़रीदा जाता है। इंश्योरेंस ख़रीदोगे कोई, तो इंश्योरेंस जब ख़रीदोगे ना तो इंश्योरेंस कंपनी एक सर्टिफिकेट देगा, उस सर्टिफिकेट को बॉन्ड पेपर कहते हैं। तो बॉन्ड्स में पैसा लगाया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है कीन्स के अकॉर्डिंग। तो कीन्स ये बात मान के चलता है कि उस बॉन्ड से 2 तरह के रिटर्न मिलते हैं, 2 टाइप्स के रिटर्न्स। रिटर्न्स का मतलब फल, 2 तरह का फल मिलेगा। ROI वो तो एक पहला हो गया, और दूसरा क्या है? दूसरा जो ये अमाउंट बढ़ा, 10 लाख की प्रॉपर्टी 5 करोड़ की हो गई ना, तो 10 वाली चीज़ 5 करोड़ की पहुंच गई है, तो ये जो वैल्यू बढ़ी है, मार्केट वैल्यू जो बढ़ गई, ये भी तो फ़ायदा है।
और इसे कहा जाता है कैपिटल गेन। तो दो तरह के रिटर्न मिलेंगे। लिखो पहला इंटरेस्ट पेमेंट, और दूसरा मिलेगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ कैपिटल गेन्स। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ कैपिटल गेन्स। इंटरेस्ट जो उस बॉन्ड में लिखा होगा, जैसे कोई एक बॉन्ड है, इसमें सारी स्टेटमेंट तो लिख दी होंगी और लिखा होगा कि आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, मान लो 15% पर एनम। तो ये तो मिलना ही है, ये तो 15% मिल ही रहा है। साथ ही साथ इसकी अपनी, जैसे प्रॉपर्टी की अपनी वैल्यू है ना, मार्केट वैल्यू बढ़ती है घट जाती है, तो इसी तरह बॉन्ड्स की भी अपनी वैल्यू मार्केट में बढ़ भी जाती है और घट भी जाती है। तो शेयर की तरह, प्रॉपर्टी की तरह ये भी चल रहा है। मैं इसे चलो शेयर के साथ कंपेयर करता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्रॉपर्टी के दाम तो कभी घटते नहीं हैं, तुम नहीं कंपेयर कर पाओगे, शेयर्स के साथ ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो शेयर के प्राइस देखा होगा, मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई के अकॉर्डिंग बढ़ भी जाते हैं और घट भी जाते हैं। उसी तरह बॉन्ड्स भी मार्केट में बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, तो इसकी भी कीमत बढ़ जाती है और डिक्रीज़ हो जाती है, घट जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर बढ़ गया वैल्यू तो हमने थोड़ी बढ़ाया, मतलब हमने और एक्स्ट्रा पेमेंट दे के बॉन्ड की वैल्यू थोड़ी बढ़ाई है। हमने तो ख़रीदा ही 10 लाख में था और मार्केट में उसकी वैल्यू 5 करोड़ हो गई है। दैट इंक्रीज इज़ कॉल्ड कैपिटल गेन। कीन्स कहता है कि कोई भी अगर स्पेकुलेटिव मोटिव रखता है तो वो दो रिटर्न्स के बेसिस ध्यान में रख के करता है। इन दो बातों को ध्यान में रख के और स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए पैसा इकट्ठा करता है। सिर्फ इंटरेस्ट का रिटर्न मिलना हो तो क्यों करे कोई स्पेकुलेटिव, है ना। सिर्फ इंटरेस्ट ही मिलना हो तो क्यों करेगा कोई, तो कहीं और पैसा डिपॉजिट कर ले, बैंक में दे दे। तो ये है, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, दोनों चीज़ें मिलेंगी। कोई दिक्कत? तो इसमें हाईलाइटेड क्या रखना है, कीन्स की थ्योरी किसके इर्द गिर्द घूमेगी, बॉन्ड्स के इर्द गिर्द घूमेगी। तो अभी जो हमने इंटरेस्ट पेमेंट की बात करी है, इंटरेस्ट पेमेंट की बात करी है, इस इंटरेस्ट के लिए थोड़ा और डिटेल समझा जाए। करें आगे? देखो इस इंटरेस्ट के लिए देखें तो इंटरेस्ट फ़िलहाल दो तरह का होता है। एक जिसे कहेंगे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है, और जो दूसरा है वह है इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड इन मार्केट ऑन कैश डिपॉजिट।
दो तरह का इंटरेस्ट हो गया, एक तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मार्केट में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो उसे, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में। और एक जो है वो है कि इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड इन मार्केट ऑन कैश डिपॉजिट। तो ये है क्या, ये भी मार्केट ही है, मतलब मार्केट का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। इसी का हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड इन मार्केट ऑन कैश डिपॉजिट। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब, दूसरा मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि कैश डिपॉजिट पर जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है मार्केट में, उसे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट हो गया। इसके बाद आते हैं तो दूसरा जो टर्म है बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स के बारे में तुमने देख ही लिया, ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का लोन टाइप का है। एक तरफ कंपनी है, एक तरफ आम जनता है। आम जनता कंपनी को पैसे देती है लोन के रूप में, और दूसरी तरफ कंपनी क्या देगी, कंपनी एक पेपर दे देती है, हैं, और इसमें लिखा होता है कि रीपे कब करेंगे, रीपेमेंट आफ्टर, कोई भी हो सकता है, कितने भी साल का हो सकता है। याद करो डिवेंचर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जनरली 5 साल के लिए होता है, 5 साल बाद रिडीम कर देंगे, याद आया। तो मान लो वही 5 साल ही ले लेते हैं, रीपेमेंट आफ्टर 5 ईयर्स, और बदले में जो 5 साल तक इंटरेस्ट देंगे, कितना देंगे, लिखा ही होता है ना, 9% डिवेंचर्स, 10% डिवेंचर्स, 12% डिवेंचर्स, तो जो भी लिखा होता है उतना। तो इस पेपर पर सारी चीज़ें लिख के और कंपनी ये चीज़ थमा देगी, किसे थमा देगी, इस पब्लिक को, ठीक है। दैट पेपर इज कॉल्ड बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है पॉइंट। देखो कुछ ज़रूरी बात, इसके लिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था ये बात, फिर देख लो कि ये जो बॉन्ड होता है इसका अपना मार्केट प्राइस भी होता है। इट हैज़ मार्केट प्राइस, बिल्कुल कैसे, जस्ट लाइक शेयर्स। शेयर्स के जैसे इसका भी अपना मार्केट प्राइस होता है। तो इसका मतलब है कि जिस तरह शेयर्स का ट्रेड किया जाता है, मार्केट में ख़रीदा बेचा जाता है, उसी तरह ये बॉन्ड्स भी मार्केट में ख़रीदे बेचे जाएंगे। तो इट इज़ ट्रेडेबल। दो टर्म हो गई डेफिनेशन की, एक तो इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट कौन सा, तो मार्केट वाला, उसी को हम इंटरेस्ट रेट ऑन कैश डिपॉजिट इन मार्केट बोलते हैं। दूसरा बॉन्ड्स,
तो बॉन्ड क्या है वो हमने देख लिया। एक और टर्म देख लेते हैं। एक और टर्म है करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्सेस क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्सेस क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो नाम से समझ में आ जाएगा कि करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, यानी आज की तारीख में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, राइट। और दूसरा क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहना चाहिए। जैसे वो गुडविल पढ़ा था, नॉर्मल रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न पढ़ा था ना, ये वही है। करंट रेट मतलब एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट जो आ रहा है, आज की तारीख में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, तो वो हो गया करंट रेट। और नॉर्मली कितना रहना चाहिए, तो वो कहलाएगा क्रिटिकल रेट। तो इसको लिखना चाहो, करंट रेट को लिखना चाहो तो लिख लो, ये एक्चुअल है, एक्चुअल रेट। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये मान के चल रहे हैं कि 6% पर एनम है, लेट। वही क्रिटिकल रेट की बात करेंगे तो ये नॉर्मली क्या होना चाहिए, तो नॉर्मल रेट। तो नॉर्मल रेट मान के चलते हैं कि कितना होना चाहिए, तो लेट 6.5% पर एनम, या ज़रूरी नहीं है इससे ज़्यादा ही हो, कम भी हो सकता है ना। एक्चुअल रेट का मतलब क्या रेट है, और नॉर्मल रेट का मतलब क्या रेट होना चाहिए, क्या रेट होना चाहिए। करंट रेट ऑफ देखो, इन्हीं सब के बेसिस पर करंट रेट और क्रिटिकल रेट, इन्हीं के बेसिस पर जो इन्वेस्टर्स लोग होते हैं वो अपनी कुछ प्रेडिक्शंस लगा के चलते हैं। काफ़ी सुना होगा ना कि हमने भी पैसा लगाया, उन्होंने भी पैसा लगाया, वो पैसा बढ़ा गए, हमारा पैसा डूब गया, हैं। ऐसा क्या खेल खेल जाते हैं कि वो पैसा कमा लेते हैं और हमारा पैसा डूब जाता है। कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनके अपनी स्पेकुलेशन कभी ख़राब नहीं जाती, जो एक अंदाज़ा लगाते हैं वो मोस्टली ख़राब कभी जाता ही नहीं है। तो ऐसा क्या होता है, तो ऐसा जो है इन्हीं की वजह से ज़्यादातर हो जाता है, करंट रेट और क्रिटिकल रेट के बेसिस पर।
देखो मान लेते हैं कि कोई एक पर्सन है, ये अच्छा खासा एक बड़ा ट्रेडर है। ट्रेडर का मतलब पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, सारी चीज़ें करता है, ठीक है। इसे वेल्थ होल्डर कह लो, वेल्थ होल्डर। धन संपत्ति वाला एक अच्छा ट्रेडर है। इसे इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर्स में, बॉन्ड्स में करना है। मान लो शेयर्स में तो डिविडेंड मिलता है ना, तो यहाँ डिविडेंड की तो बात नहीं हो रही है, यहाँ इंटरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर शेयर्स के लिए बात नहीं करेंगे, यहाँ इंटरेस्ट के लिए बात करेंगे। तो इसे बॉन्ड्स में पैसा लगाना है। डिसीज़न कैसे लेगा ये? देखो ध्यान रहे कि ये स्पेकुलेटिव है, इसके पास रखा हुआ है पैसा पहले से, है ना। ये स्पेकुलेटिव मोटिव वाला ही है। इसने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए मनी की डिमांड कर रखी है, तो जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आएगी झपट्टा मार लेगा। तो ये क्या देखेगा? ये देखेगा कि मार्केट में करंट रेट और क्रिटिकल रेट का हालचाल क्या चल रहा है। अगर करंट रेट और क्रिटिकल रेट का हालचाल ख़राब है दोनों बराबर हैं अगर, तो उसे इन्वेस्टमेंट का कोई ज़्यादा रिटर्न फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है नहीं। करंट रेट और क्रिटिकल रेट अगर दोनों बराबर चल रहे हैं तो कोई उसका कुछ फ़ायदा, कुछ नुकसान कुछ नहीं है। लेकिन अगर करंट रेट ज़्यादा है क्रिटिकल रेट के मुकाबले, कहने का मतलब करंट रेट क्या है? एक्चुअल रेट है ना। मान लो कि एक्चुअल रेट कितना है? 10%। अभी पैसा लगाएंगे रिटर्न मिलेगा 10%। और क्रिटिकल रेट नॉर्मल होना कितना चाहिए? नॉर्मल रेट होना कितना चाहिए? तो मान लेते हैं 6%। तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही तो है करंट रेट, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? उसे पैसा लगा लेना चाहिए। क्यों? ये तो 10% है, रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। करंट रेट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि आज की तारीख में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और नॉर्मल रेट 6% होता है। तो बॉन्ड खरीद लेना चाहिए, बॉन्ड में पैसा लगा देना चाहिए। आम जनता तो यही सोचेगी कि लगा देना चाहिए, हैं? क्या करना चाहिए? लगा देना चाहिए। लेकिन वो है आम जिंदगी, और ये मिनटोस ज़िंदगी है। इसको पता है कि आज 10% है, नॉर्मल होता है 6%, इसका मतलब कि ये गिरेगा। नॉर्मल कितना रेट होना चाहिए? 6%, और आज कितना है? 10% है। लालच तो दे रहा है, लेकिन इस लालच का कोई फ़ायदा है? ये बढ़ेगा आगे जाके?
नॉर्मल रेट की ओर जाएगा, ये 6% की ओर जाएगा। मतलब जो पैसा मैं सोच के चल रहा हूँ वो मुझे मिलने वाला नहीं है, वो गिर जाएगा। तो समझ में आ रहा है? तो लिखो, तो ऑब्वियसली इससे थोड़ा दूर भागने की कोशिश करेगा। देन ही expects the rate of interest to fall in future। वो ये उम्मीद करके चलेगा कि फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा। फॉल इन फ्यूचर, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में गिरेंगे, और जब इंटरेस्ट रेट गिरने लगेगा, इंटरेस्ट रेट गिरने लगेगा तो लोग बॉन्ड की डिमांड बढ़ाएंगे कि कम कर देंगे? अगर इंटरेस्ट जो कि यहाँ पर दिख रहा है उसे पता है कि आज 10 है, गिरेगा ही ना फ्यूचर में, तो वो ये ऐसा अंदाज़ा लगा रहा है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू फॉल इन फ्यूचर, फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा। तो जो बॉन्ड है, बॉन्ड के अपने प्राइस बढ़ेंगे कि कम हो जाएंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा तो कंपनियां तो ज़्यादा बॉन्ड्स फिर डिमांड करने लगेगी ना, तो रिजल्ट क्या आएगा? बॉन्ड के प्राइस बढ़ेंगे। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा तो बॉन्ड्स के प्राइस, बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी, लोग जो कंपनियां हैं वो ज़्यादा कुछ बॉन्ड्स के पीछे भागने लगेंगे, और जब बॉन्ड्स के पीछे भागेंगे तो बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। एंड व्हेन rate of interest falls, rate of interest falls, तो इसका रिजल्ट आएगा बॉन्ड प्राइजेस राइजेस। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा तो फिर बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी, और बॉन्ड की डिमांड बढ़ने का मतलब है कि बॉन्ड के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रिलेशन दिख गया हमें मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में और बॉन्ड प्राइस में। कैसा रिलेशन दिख गया? इन्वर्स रिलेशन। तो यहाँ लिखेंगे, जैसे बॉक्स बना कर लिख लेना, inverse relation between interest rates and bond price। inverse relation between interest rate and bond price। इसको एक फ्लो चार्ट से समझा जाए।
देखो, मान लेते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है हमारे एग्जाम्पल में कितना है, वो 10% पर एनम है इंटरेस्ट रेट। हाँ, ये करंट रेट है। और नॉर्मल रेट यानी कि क्रिटिकल रेट कितना है, 6%। नॉर्मल रेट 6%। तो पर एनम है। अब इन्वेस्टर को पता है कि ये रेट गिर के यहाँ आएगा। ये एक इन्वेस्टर है, ठीक है। अगर ये यहाँ अमाउंट इन्वेस्ट कर देगा तो ये सोच के जाएगा कि 10% मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में उसे मिलने कितना लग जाएगा, 6%। अब ये थोड़ा बढ़िया वाला इन्वेस्टर है, तो इसे पता है कि करंट रेट ये है और नॉमिनल रेट ये है, नॉर्मल रेट गिर के यहीं पहुंचेगा ये, तो मैं यहाँ क्यों जाऊँ, यहाँ पर इस रास्ते नहीं जाना मुझे। तब दूसरा कौन दिखाई देगा, दूसरा कौन दिखाई देगा फिर, बॉन्ड। बॉन्ड में भले इससे कम हो, मान लो 8% पर एनम, तो आम जनता को तो ये दिखेगा, आम जनता को तो ये दिखेगा कि भाई यहाँ 8% मिल रहा है, यहाँ 10% मिल रहा है, यहीं भागो। लेकिन समझदार इन्वेस्टर को क्या दिखाई देगा कि अगर यहाँ भागते हैं तो ये गिर के कहाँ पहुँच जाएगा, 6%। और अगर यहाँ भागते हैं तो ये 8 का 8 ही रहेगा, ये थोड़ी गिरने वाला है। मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, 10% करंट रेट मिल रहा है, फ्यूचर में वो 6% पे पहुँच जाएगा, तो नुकसान ही होगा, फ़ायदा तो होगा नहीं। और वही अगर बॉन्ड में पैसा लगा दिया तो आज 8% है, कल भी 8% रहेगा, अगले साल भी 8% रहेगा, और जब तक ये बॉन्ड रिडीम नहीं होगा 8% ही रहेगा। तो एक समझदार इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, 10% वाले रास्ते पे जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कहाँ चला जाएगा, 8% वाले पर। अब एक और समझदार है, वो किधर जाएगा, ये भी समझदार वाला ये इन्वेस्टर कहाँ जाएगा, बोलो, ऑप्शन ए पर जाएगा कि ऑप्शन बी पर जाएगा? मैं ऑप्शन के नाम दे देता हूँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तो ये भी बॉन्ड पर ही जाएगा क्योंकि ये समझदार वाला है। एक और आया, ये कहाँ जाएगा, ये भी समझदार है, ए या बी? बी पर जाएगा। तो ध्यान दोगे तो बॉन्ड की डिमांड बढ़ती गई कि नहीं? और जब बॉन्ड की डिमांड बढ़ने लग जाएगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो इस बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहेगा 8%, लेकिन इसका मार्केट प्राइस तो बढ़ेगा फिर। भाई फाइनली रिजल्ट क्या आ रहा है, बॉन्ड की डिमांड बढ़ रही है, जिसका रिजल्ट क्या आ रहा है कि बॉन्ड के प्राइस बढ़ जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कोई प्रॉब्लम? इतना सारा सब झमेला हो जाएगा।
इन सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो लोग हैं सारे इन्वेस्टर लोग, ये जो इन्वेस्टर लोग हैं ये क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू कन्वर्ट their cash holdings into bonds, है ना, अपनी कैश होल्डिंग को बॉन्ड में कन्वर्ट करने लगेंगे। जो कैश अपना इकट्ठा किया था इन्होंने, जो वो कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, अब वो कहाँ लेकर जाने लगेंगे, बॉन्ड्स में। बिकॉज पहला कारण बॉन्ड में ले जाने का कारण, दे कैन अर्न हायर इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट हायर मिल रहा है क्योंकि नॉर्मल में हमें 6% मिल रहा था। देखो नॉर्मल में 6% मिल रहा था और अब क्या मिलेगा, अब मिलेगा 8%, पहली बात। और दूसरी बात क्या देखने को मिलेगी यहाँ, दे एक्सपेक्ट कैपिटल गेन। ये वही बात आ गई जो हमने पीछे देखा था, ठीक है। दूसरा पेन ले लो भाई, नहीं है या नहीं है पेन? और ये तो तब का था जब हमारा करंट रेट ज़्यादा हो और क्रिटिकल रेट कम हो, ठीक है। अगर इसी का उल्टा हो जाए तो सारा सिस्टम पलट जाएगा। हाँ ये लाइन भी लिख सकते हैं। इसको नंबरिंग नहीं डाली थी ना शायद, इसको नंबरिंग नहीं डाली थी, नंबरिंग डाल देंगे यहाँ, नंबर 1 केस, ठीक है। उसके बाद अगर इसके सेकंड केस के पर आ जाएं, if current rate is less than critical rate,
अगर करंट रेट क्रिटिकल रेट से कम हो जाए, यानी कि मान लो करंट रेट है 6% पर एनम और क्रिटिकल रेट है 10% पर एनम, तो करंट रेट कम हो गया। अब तो इन्वेस्टर क्या देखेगा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या देखेगा वो, करंट रेट। ठीक है, आज 6%। आम जनता देखेगी, आम जनता देखेगी कि मार्केट जो हमें रिटर्न दे रहा है वो 6% दे रहा है, बॉन्ड हमें जो रिटर्न दे रहा है वो 8% दे रहा है, तो बॉन्ड खरीद लेना चाहिए। आम जनता तो यही देखेगी। लेकिन समझदार आदमी क्या देखेगा कि आज 6% है, ठीक है, लेकिन ये बढ़ के कहाँ पहुँचेगा, 10 पर पहुँचेगा, तो बॉन्ड खरीद के कोई फ़ायदा नहीं है। बॉन्ड की डिमांड नहीं करें, और जब बॉन्ड की डिमांड नहीं करेंगे उसका प्राइस गिर जाएगा। क्लियर? देन he expects the rate of interest to rise। उसका अंदाज़ा है कि फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। एंड when rate of interest rises, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज होगा तो बॉन्ड की प्राइस गिर जाएगा, क्योंकि बॉन्ड की डिमांड कम हो जाएगी, बॉन्ड को खरीदेंगे ही नहीं, सब मार्केट में पैसा लगाने में लगे पड़े होंगे। लिखो आगे। सो they will try to hold liquid cash। ऐसे में लिक्विड कैश रखना ये ज़्यादा प्रेफर करेंगे, बॉन्ड नहीं खरीदेंगे। rather than bonds, rather than bonds, because इसके कुछ रीज़न है। पहला रीज़न, लॉस ऑफ इंटरेस्ट foregone is small। बॉन्ड्स को नहीं खरीदेंगे, अपने पास ही रखेंगे, क्योंकि उनको ये दिखाई देगा थोड़ा बहुत ही तो इंटरेस्ट का लॉस है, हल्का फुल्का ही तो इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है, उस चक्कर में अपना रिस्क क्यों बढ़ा लें, अपने पास ही रखेंगे हैं। दूसरा, they can avoid capital loss।
कैपिटल लॉस अवॉइड करेंगे, कैपिटल लॉस अवॉइड करेंगे, बॉन्ड ना खरीद कर वो कैपिटल लॉस को अवॉइड कर देंगे। हो सकता है कि बॉन्ड की कीमत मार्केट प्राइस गिर जाए, मान लो खरीद लिया और मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं हो रही है, तो कैपिटल गेन के बजाय कैपिटल लॉस हो जाएगा ना, फिर तो बॉन्ड की कीमत गिर जाएगी, तो गिरने की वजह से नुकसान हो जाएगा, तो उस नुकसान से बचाया जा सकता है अपने आप को। और तीसरा, दे कैन लेटर बाय बॉन्ड्स एट लोअर प्राइसेस। अब अगर बॉन्ड के प्राइस गिर गए तो हमने तो ख़रीदा नहीं था, मार्केट में उसकी प्राइस कम हो गई है, हमने नहीं ख़रीदा था, कम हो गई, अब ख़रीद लेंगे, अब तो बढ़ेगा, जितना गिरना था गिर गया, अब ख़रीद लो, अब तो डबल फ़ायदा। ठीक है, इस तरह से इन्वेस्टर लोग सोचते हैं और वो बढ़िया कमा के निकल लेते हैं, और हम लोग उनका मुंह देखते रहते हैं कि ऐसा क्या उन्होंने तीर मार लिया कि वो कमा गए और हम नहीं कमा पाए। डन। तो इन सब से कुछ कंक्लूज़न निकल के आ रहे हैं बाहर, और कंक्लूज़न वही है जो अभी तुमने पढ़ लिए। देखो क्या क्या बातें आ रही हैं बाहर। अगर करंट रेट इज हाई, अगर करंट रेट ज़्यादा है तो ऐसे में लो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी होना चाहिए, और अगर दूसरी तरफ करंट रेट इज लो, अगर करंट रेट कम है तो ऐसे में हाई स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, उल्टा हो गया। लो हाई, करंट रेट ज़्यादा है, अच्छा किससे ज़्यादा है और कम देख रहे हैं, क्रिटिकल से। करंट रेट ज़्यादा है तो ऐसे में अपने जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो कम रखो, बॉन्ड की तरफ मूव कर जाओ, ठीक है, अपने स्पेकुलेटिव डिमांड कम। और वही करंट रेट अगर लो है तो बॉन्ड की तरफ मत जाओ, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी ज़्यादा करो, ज़्यादा डिमांड करो, हाई करो। थोड़ा सा और रहता है, क्या किया जाए। डिमांड फॉर मनी मतलब कीन्स की थ्योरी ख़त्म होने में लगभग 15-20 मिनट का लेक्चर और रह रहा है, करवा दूँ ना। इस बात को कीन्स ने ग्राफ बना के समझाया। ग्राफ बनाएंगे,
देखिए दो ग्राफ बनाए जाएंगे। ध्यान दो इधर। ये दो ग्राफ हैं। एक हम इंडिविजुअल के लिए देख रहे हैं और जो दूसरा देख रहे हैं वो एग्रीगेट के लिए देख रहे हैं। ये दोनों ही स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, दोनों ही स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है। इंडिविजुअल का स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी और एग्रीगेट मतलब सारा एक साथ, दोनों बता चुका पीछे, ग्राफ से देख लेते हैं। नीचे एक्स एक्सिस पे डिमांड रख देंगे और वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट रखेंगे। इंटरेस्ट रेट हमारे पास दो तरह के इंटरेस्ट रेट हैं, करंट और नॉर्मल, यानी करंट और क्रिटिकल, दोनों को रखते हैं ज़रा। देखो ये वो जगह जहाँ करंट रेट पहुँच रहा है, आर सी करंट रेट, और थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे यहाँ पर आर एन यानी कि नॉर्मल रेट। आर सी करंट रेट और ये आर एन यानी नॉर्मल यानी कि क्रिटिकल रेट। ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और मनी की डिमांड भी चल रही है अपनी। करंट रेट पर कुछ दूर तक चलेंगे, करंट रेट पर कुछ दूर तक चलेंगे और यहाँ से ये डिमांड हो गया। मनी की डिमांड इतने पॉइंट पर डिमांड है। ठीक है,
तो मनी की डिमांड के बारे में हमने देखा कि अगर करंट रेट ज़्यादा है क्रिटिकल से तो मनी की डिमांड करनी है, हैं? ये करंट रेट है, ये करंट रेट है। करंट रेट ज़्यादा है नॉर्मल रेट से। इसको मैं दूसरे कलर से दिखाऊंगा। मान लो यहाँ पर कहीं पर आ रहे हैं, ये जो नॉर्मल रेट जो है ये इतने करंट रेट से कम है, हैं? याद करो केस नंबर 2, करंट रेट 10%, नॉर्मल रेट 6%। तो ऐसे में हमें बॉन्ड की तरफ जाने को मना कर दिया था ना। कहाँ जाना था? मनी की डिमांड करने जाना था, स्पेकुलेटिव मनी की डिमांड करने जाना था। तो इन हर एक केसों में देखोगे तो मनी की एक अपनी डिमांड चल रही है, हो रहा है ना। तो ये रहेगा, लेकिन ये कब तक रहेगा? जब तक करंट रेट के, जो हमारा नॉर्मल रेट है, करंट रेट के बराबर नहीं आ जाता। और जैसे ही करंट रेट को क्रॉस करते ही ये वाला जो दौर है, ये वाला दौर दिख रहा है, विजिबल है। यहाँ पर आते ही मनी की डिमांड हो जाएगी 0, क्योंकि अब करंट रेट कम है, नॉर्मल रेट ज़्यादा है। और करंट रेट कम हो, नॉर्मल रेट ज़्यादा हो, तो फिर बॉन्ड की तरफ भागते हैं ना, मनी की डिमांड तो करते नहीं हैं। तो मूवमेंट कहाँ खिसक गया सारा? बॉन्ड की तरफ। मनी की डिमांड हो गई ख़त्म। करंट रेट यहाँ पर करंट रेट ज़्यादा है, हैं? इस वाले केस में नॉर्मल रेट ज़्यादा हो रहा है, करंट रेट कम हो रहा है। तो उल्टा हो गया क्या? एक सेकेंड, उल्टा बता दिया क्या? करंट रेट कम है, क्रिटिकल रेट ज़्यादा है, तो बॉन्ड के प्राइस गिर जाएंगे। बुक है तो बुक दिखाओ, बुक। एक मिनट, अच्छा RC क्रिटिकल है, सॉरी RN हमारा करंट है, उल्टा बता दिया था, उल्टा हो गया। यहाँ लिख देते हैं चलो, ताकि सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। RC ये क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और RN ये करंट रेट। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सुधारा जाएगा इसे। देखें, अगर यहाँ पर इस पॉइंट पर आते हैं, RC
यानी कि क्रिटिकल रेट के नीचे वाले हिस्से में आएंगे। अगर नीचे वाले हिस्से में मतलब यहाँ पर अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस जगह पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे क्रिटिकल से कम है, क्रिटिकल ज़्यादा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा डाउन जा रहा है। और ऐसे केस में जब करंट रेट यहाँ पर क्या है, करंट रेट एक तरह से कम ही आ रहा है और क्रिटिकल रेट हमारा ज़्यादा हो गया है। ठीक, तो सीधी बात कि ऐसे में डिमांड मनी की करनी पड़ेगी, मतलब करनी क्या, हो ही जाएगी। करंट रेट, एक एग्जांपल इसको फिर से ले लेते हैं, मतलब कितना लिया जाए, 6% और करंट रेट तो ये हो गया, और जो नॉर्मल रेट है वो हो जाएगा 10%, यानी कि ये वाला आरसी है। अगर 6% करंट रेट, 10% नॉर्मल रेट, तो केस नंबर 2 पे पहुंच गए। और केस नंबर 2 कहता है कि अगर ऐसी बात है तो बॉन्ड के पीछे मत भागो, मनी की डिमांड कर लो, हैं। तो मनी की डिमांड होती चली जाएगी, तब तक होगी जब तक ये दोनों बराबर ना आ जाए। बराबर हो जब तक है तब तक ये डिमांड मनी की होती रहेगी। अब जैसे ही ये उल्टा हुआ, यहाँ पर देखो करंट रेट ज़्यादा है और नॉमिनल रेट, नॉर्मल रेट क्या है, कम है, मतलब करंट रेट 10% हो गया और नॉर्मल रेट 6% हो गया। तो नियम क्या कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर बॉन्ड्स के पीछे भागो, मनी के पीछे मत भागो। तो मनी के पीछे नहीं भागेंगे तो मनी की डिमांड रुक जाएगी, मनी की डिमांड हो गई एकदम 0। ठीक है ना। तो ये था इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। फिर एग्रीगेट में आएंगे, तो एग्रीगेट में चीज़ें तो वही हैं सारी, डिमांड यहाँ, इंटरेस्ट रेट यहाँ, बस कर्व कैसा बनेगा इसका, कर्व जो बनेगा वो थोड़ा सा ध्यान से बनाना पड़ेगा। ये अब इसमें अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देखोगे, जैसे मान लो यहाँ देखा है, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 और इतने रेट पर मनी की डिमांड आ रही है M1। ठीक है। दूसरा देखा ये वाला R2, तो इस पे जो मनी की डिमांड आ रही है वो आ रही है M2। फिर तीसरा जो है इससे नीचे की तरफ देख रहे हैं, यहाँ इसे मान लो R0 कहते हैं, R3 कह लो, चलो क्यों बेकार में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। R3, तो इस पे अपनी मनी की जो डिमांड आ रही है वो M3 आ रही है ना। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट के डाउन होते होते मनी का अपना डिमांड बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हो रहा है मनी की डिमांड बढ़ती जा रही है, नेगेटिव रिलेशन। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया जहाँ पर देखो ये वाला वो टाइम, अगर मैं यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट और गिरा दूँ, क्या मनी की डिमांड मिली? नहीं मिली ना। ये वो टाइम है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और गिरा देने पर मनी की डिमांड नहीं होगी। मतलब लोगों का डिमांड पर से भरोसा ही, मनी पर जो है कमांड नहीं रहेगा, लोग भाग पड़ेंगे कहाँ, बॉन्ड की तरफ, मनी की डिमांड ही नहीं करेंगे। और
हाँ, एक चीज़ और है यहाँ कि और ज़्यादा अगर गिर गया तो लोगों को दिखाई देगा कि बॉन्ड तो ये तो बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत गिर रहा है, हैं? तो बॉन्ड की डिमांड तो खूब चलती जाएगी, चलती जाएगी। मनी डिमांड कर ही नहीं रहे हैं, सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए इस सिचुएशन पर आके इंटरेस्ट रेट का डाउनफॉल जो होता है उसे रोकना पड़ जाता है, इंटरेस्ट रेट रोकना पड़ेगा। तो ये वो टाइम है जहाँ हमें रुकना पड़ सकता है। इसी जगह पर देखोगे M3 मिल रहा है, बिल्कुल यहीं पे हमें M4 मिल रहा है, आगे भी M5 मिल रहा है, तो इसी पे ही चल रहे हैं ना, ये कहीं रुकेगा ही नहीं। लेकिन इससे नीचे नहीं जाएगा, ये इससे नीचे नहीं जाएगा। तो ये एक टाइम आया खतरे की घंटी का, इसे थोड़ा हाईलाइट कर दे रहे हैं। कौन सा टाइम है ये? खतरे की घंटी का है ये। इससे पहले तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इसके बाद दिक्कत आ गई। ध्यान रहे, ये जो एग्रीगेट स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए। इसका ऊपर ही यहीं पे कोने पे लिख लेना। ठीक है, तो ये कौन सा सिचुएशन क्रिएट कर रहा है? ये जो एक टाइम आया, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा देने पर भी मनी की डिमांड चेंज नहीं हो रही, डिमांड बढ़ ही नहीं रही है, इंटरेस्ट रेट गिरा भी रहे हैं तो भी नहीं बढ़ रहा है मनी। तो इसका मतलब ये वो टाइम है जैसे हम कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप। है पढ़ा है? हाँ, लग जाएगा लगभग आधा घंटा अभी। चलो, तो इतना ही कर लेते हैं, फिर लिक्विडिटी ट्रैप अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। उससे जुड़ती जुड़ती चीज़ें और भी आती जाएंगी, फिर तो खिंचता चला जाएगा ये।